नमस्कार दोस्तों, दस्तक कोचिंग सेंटर वाराणसी में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने जो है यूपी ट्रिपल एससी पेट का प्रैक्टिस 1 लेकर आए हैं पेपर, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि पेट के सिलेबस में आपके भारतीय इतिहास से 5 नंबर, राष्ट्रीय आंदोलन से 5 नंबर, भूगोल से 5 क्वेश्चन रहेंगे। 5-5 हर जो क्वेश्चन होगा वो एक नंबर का होगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन है 100 नंबर के। 1/4 आपका क्या है, निगेटिव है। तो 5 आपका इतिहास से हो गया, 5 राष्ट्रीय आंदोलन से हो गया, और 5 भूगोल से हो गया, और 5 जो है इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था से, 5 आपका संविधान और लोक प्रशासन से रहेगा। ये सब 5-5 क्वेश्चन रहेंगे। 5 क्वेश्चन वो विज्ञान से उठाएगा, 5 क्वेश्चन प्रारंभिक अंकगणित से रहेगा आपका। उसके बाद हिंदी से 5 क्वेश्चन बनेंगे, अंग्रेजी से 5 क्वेश्चन बनेंगे, रीजनिंग से 5 क्वेश्चन बनेंगे, और 10 क्वेश्चन सामायिकी से बनेगा। 10 जो है आपका सामान्य जागरूकता से बनेगा। 10 जो है क्या रहेगा, गद्यांश दिया रहेगा, पैरा दिया रहेगा। और 10 ग्राफ, 10 क्या रहेगा, ग्राफ से, और 10 क्या रहेगा, टेबुलेशन, तालिका से। कहने का मतलब ये है कि अगर मोटी मोटा देखा जाए तो आपसे लगभग 10 ये दोनों ग्राफ और ये टेबल, तालिका, और नियर अबाउट आपका 5 हो जाएगा क्या, रीजनिंग, और 5 हो जाएगा सामान्य या फिर प्रारंभिक अंकगणित। तो कुल मिला जुला के जो 30 नंबर है, ये समझ सकते हैं कि मैथ और रीजनिंग से है। और आपको मालूम है कि जो समय रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा। तो चलिए हम देर न करते हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि मुगल भारत में अंग्रेज़ों के व्यापार की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु थी वो क्या थी। सूती वस्त्र, नील, अफीम, चाय। तो देखिए, जो अंग्रेज़ व्यापारी थे वो 1599 में क्या आए थे, कंपनी का जब वहाँ पे गठन हुआ था, और उसका उद्देश्य क्या था कि पूर्वी देशों के साथ क्या करना, व्यापार करना। और वहाँ की जो महारानी थी एलिजाबेथ, उन्होंने क्या किया था, 1600 ईस्वी में एक आज्ञा पत्र जारी किया था। ठीक है, कितने में, 1600 में। अब हुआ क्या था कि उन्होंने भारत में व्यापारी कोठियाँ क्या कर दी हैं, कायम करने का प्रथम प्रयास जो है 1608 ईस्वी में किया। यहाँ पे क्या किए, व्यापारी कोठियों को क्या किया, अंग्रेज़ों ने लगाया। और उसी में आप देखेंगे कि कप्तान हाकिंस जो कि क्या किया था, जहांगीर के दरबार में सूरत में एक फैक्ट्री स्थापित करने के लिए क्या किया था, अनुमति प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। तो मुगल काल में इनके व्यापार की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु थी वो सूती वस्त्र था, जिसका कि क्या था, वेस्टर्न में या पश्चिमी देशों में क्या था, बहुत ज़्यादा डिमांड था। तो यहाँ पे हमारा जो पहला है उसका ए आंसर सूती वस्त्र क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। लिखा है कि निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु किससे हो गई है, विष देने से। आपको पता है कि बाबर जो है क्या है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक है, जो कि लोधी वंश के अंतिम शासक जो इब्राहिम लोधी था उसको मार करके, उसको हरा करके क्या किया था, मुगल वंश की स्थापना किया था। तो किसने लिखा है कि उसकी मृत्यु जो है किससे हो गई थी, विष देने से, कोई उसको विष दे दिया था। तो ये बाबर की पुत्री जो है खुद लिखी है, गुलबदन बेगम, कि बाबर की मृत्यु किससे हो गई है, विष देने से। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा दूसरे का हो जाएगा सी, गुलबदन बेगम। आगे चलते हैं। हिंदी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। तो इसका आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, अरबों के द्वारा। किसके द्वारा, अरबों के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दिया है कि निम्नलिखित में से तमिल ग्रंथों में किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है। तो देखिए, तमिल ग्रंथों में लघुवेद की जो संज्ञा है वो दी गई है किसको, कुराल को। किसको, कुराल को, ऑप्शन डी को। और इसके जो रचयिता हैं वो संत तिरुवल्लुर हैं। ठीक है, कौन है, तिरुवल्लुर। और इस ग्रंथ में अगर देखा जाए तो 133 क्या हैं, चैप्टर हैं, और 1330 जो है कुल मिला जो के क्या है, कविताएं हैं। 133 आपका क्या है, चैप्टर हो गया, और लगभग 1330 इसमें क्या है, कविताएं हैं। आगे चलेंगे। अगला है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। क्या था, मत्स्य महाजनपद स्थित था।
तो क्या हो जाएगा बी बाल, राजस्थान में। अब देखिए, अब ये क्या है, तो आप जानते हैं कि ईसा पूर्व जो 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, ठीक है। और अगर उसकी बारे में जानकारी आपको है तो उसमें दिया है कि अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिलती है कि जो है बौद्ध धर्म का जो है ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, जिसमें 16 महाजनपदों की क्या है सूची मिलती है। उसका नाम आप जानते हैं, कुरु है, पांचाल है, सुरसेन है, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी, अंग, मगध, वज्जी, चेदी, मत्स्य। उसके बाद आपका मत्स्य के बाद आ जाएगा आपका अस्मक है, अवंती है, गांधार है, कंबोज है। तो ऐसे ऐसे जो है 16 महाजनपद थे। तो जो मत्स्य महाजनपद था वो कहाँ था, राजस्थान में स्थित था, ठीक है। सबकी राजधानियाँ भी थीं। मगध उसमें सबसे साम्राज्य विशाल था, उस समय बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था। आगे है क्वेश्चन कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक कौन सा प्रयोग चला था। अब देखिए, कहने का मतलब यह है कि भारत पे शासन करने के लिए तरह तरह के एक्ट जो है ब्रिटेन से पारित होते थे। तो ये जो एक्ट है इस चारों दिया है, 1861 का है, 1892 का है, 1909 का है, 1919 का है। तो इसमें से कौन सा प्रयोग जो है सबसे कम समय तक चला था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। और ये लगभग जो है 10 वर्षों तक चला था। और इसमें बात की जाए तो इसी के तहत जो है सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है मुसलमानों की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो देखिए इसमें मार्ले मिंटो, 2 शब्द लगा है, इसको मार्ले मिंटो भी कहते हैं। तो मिंटो तो भारत का सचिव था और मार्ले जो है ब्रिटेन का। आगे चलते हैं, आईएनए मुकदमा किसके काल में चलाया गया था। 7वें नंबर का देखें तो आईएनए। अब देखिए आईएनए का फुल फॉर्म आज़ाद हिंद फौज। तो इसका जो मुकदमा था वो 1945 में जो है सिपाहियों के द्वारा समर्पण के बाद सरकार ने उन पर क्या किया था, निष्ठा की शपथ या फिर नियम तोड़ने के आरोप में क्या किया था, मुकदमा चलाया था। तो यह मुकदमा जो चला था वो किसके शासनकाल में चला था, किसके कार्यकाल में, तो आप कहेंगे कि बेवल के। किसके, बेवल के, ऑप्शन ए। और इनका अगर कार्यकाल देखा जाए तो ये आपका लगभग ही मान के चलिए 1944 से लेकर के 1947, 1944 से 47। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी ने अपना दांडी मार्च जो है कहाँ से शुरू किया था। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, साबरमती आश्रम से। 12 मार्च 1930 को जो है ये साबरमती आश्रम अहमदाबाद से क्या किया था, 18 अनुयायियों को लेकर के इस यात्रा की शुरुआत की थी। और ये 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के नवसारी ज़िले के दांडी नामक गांव कहाँ पहुँचे थे, ठीक है। और 6 अप्रैल को जो है एक मुट्ठी में नमक को लेकर के जो है नमक कानून का क्या किया था, उल्लंघन किया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी उसी समय हुई थी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। अब देखिए कारागार की बात की जा रही है कि जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल को जो है क्या किया गया था, फांसी दिया गया था। तो आपका हो जाएगा जो फांसी दिया गया था वो किस में था, गोरखपुर में। किसमें, गोरखपुर कारागार में। तो आपको बता दें कि जो राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड के ये आरोपी थे, चूँकि जो 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर में इनको क्या किया गया था, जेल में फांसी पर अंग्रेज़ों के द्वारा लटका दिया गया था। और फांसी दिए जाने से पूर्व राम प्रसाद बिस्मिल भी ये कहा जाता है कि दूध पीने से इनकार कर दिए थे और बोले थे कि अब मैं अपने माँ का दूध पीऊँगा या लूँगा, ये ऐसा शब्द बोला गया था। और उसमें अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद जेल में उस समय, और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में, रोशन लाल को नैनी सेंट्रल जेल में, इलाहाबाद में जो है फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया था। तरह तरह के लोगों को अलग अलग जेलों में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नेता उग्रवादी नहीं था। भाई उग्रवादी कौन सा नेता इसमें से नहीं था। तो 10वां का क्या हो जाएगा, सी, WC बनर्जी। अब देखिए इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा उग्रवादी नेता नहीं था। तो इसमें हो जाएगा आपका लोक। देखिए अब लोकमान्य तिलक, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय आदि जो ये नेता थे ये क्या थे, उग्रवादी नेता थे। जबकि WC बनर्जी क्या थे, उदारवादी। क्योंकि आप जानते हैं कि उस समय जो है नरम दल गरम दल इस प्रकार से 2 श्रेणियों में बटा हुआ था। तो ये उग्रवादी दल का मतलब होता है कि जो नरम थे वो WC बनर्जी उस ग्रुप में क्या थे, शामिल थे। बाकी ये जो लाल बाल पाल, बिपिन चंद्र पाल, ये सब क्या थे, उग्रवादी नेता थे। आगे देखा जाए 11वें नंबर क्वेश्चन में तो दिया है कि 2000 से लेकर 2005 की अवधि में जो वन क्षेत्र का सर्वाधिक हानि हुआ है, ह्रास हुआ है, वो कहाँ देखा गया, किस देश में देखा गया। 2000 से लेकर 2005 तक रिपोर्ट के अनुसार
तो देखा जाए तो 2004 और 5 के बीच में इस अवधि में जो वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास जो है वो ब्राज़ील में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। और आपको मालूम है कि जो ब्राज़ील है वो दक्षिण अमेरिका का क्या है? देश है। अब देखिए, और इसमें जो है 62% क्या है? वनों से घिरा हुआ है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 12 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता? अब देखिए, इसमें दिया है कि कौन सा अपवाहित नहीं होता, तो इसमें देखिए होने वाले में अगर देखा जाए तो इथोपिया है, आपका सूडान है और युगांडा है। ये नील नदी के द्वारा क्या होते हैं? अपवाहित होते हैं। लेकिन इससे पूछा नहीं होते हैं, जो है क्या होते हैं? नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका चाड। ये आपका गलत उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर दिया कि भारत में सर्वाधिक जो है रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सी हो जाएगा केरल। 90% उत्पादन करता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये मिलान करने वाला है। दिया है कि सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित मिलान करिए कि कौन सा सही है। अब देखिए अगर इसकी बात की जाए सही मिलान की, तो जो दर्रा एक तरफ है एक तरफ वो किस राज्य में स्थित है? तो माना दर्रा देखेंगे तो ये उत्तराखंड में, किस में है? उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा जानते हैं आपके किस में है? सिक्किम में है। और अगर जोजिला दर्रा की बात करें तो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और सिपकिला हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 14 का सी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पर दिया है वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका हो जाएगा नोएडा में। कहाँ स्थित है? 15 का ये नोएडा में। आगे है कि भारत में जनसंख्या में जो 10 की वृद्धि सर्वाधिक रही हो किस वर्ष से किस वर्ष तक रही है? तो देखिए इसका हो जाएगा 16 का बी 1961 से 1971 तक, जो कि 22.5% के करीब थी, ठीक है। और अगर 61 से 67 की बात, ये जो है आपकी 71 ये है, तो इसमें भारत की जो जनसंख्या थी वो 24.80 की क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी। 51 से 61 में आपका ये कितना था? 22.5% था। और अगर 61 से 67 की बात करें तो इसमें आपका लगभग ये क्या था? 24.80% था, ठीक है, जो कि क्या था? सर्वाधिक था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बॉल सही हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था? कौन सा व्यक्ति सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में कौन था? सम्मिलित था। तो 17 का क्या हो जाएगा? बी बॉल जयप्रकाश नारायण। क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। अब सर्वोदय शब्द क्या है? सर्वोदय से देखिए अगर आपको अर्थ अगर निकालें इसका, तो होता है कि सबके कल्याण से, जिसका क्या हो? सबका कल्याण हो। ये जो है गांधी दर्शन का एक मुख्य हिस्सा है। और इसी से जो है प्रेरणा लेकर के जो है जयप्रकाश जी ने जो है जयप्रकाश नारायण ने आर्थिक विकास के लिए सर्वोदय योजना जो है 1950 में क्या किया था? तैयार किया था। गांधी दर्शन से ही ये प्रेरित होकर के। अब देखिए अगर 18 नंबर हम क्वेश्चन की बात करें तो 18 नंबर में देख रहे हैं कि दिया है कि राउरकेला सहयोग से। अगला देखिए क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो आपका गठित किया गया था 6 अगस्त 1952 को। तो 19 का क्या हो जाएगा? डी डाग। अब आगे देखिए आपसे पूछा है कि 1 रुपये के भारतीय नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं? अब देखिए बाकी नोटों पे तो जो है रिजर्व बैंक का जो गवर्नर होता है उस पर होता है, लेकिन 1 रुपये की अगर बात की जाए तो 1 रुपये पे हो जाएगा आपका वित्त सचिव, जो भारत सरकार का होता है, वित्त मंत्रालय का होता है, वही क्या करता है? 1 रुपये के नोट पे क्या करता है? सिग्नेचर करता है। तो इसका हो जाएगा 20 का ऑप्शन बी बॉल, जो सचिव है वित्त मंत्रालय का वही करता है। आगे है 21 नंबर कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक परिस्थिति क्या की गई है? दी गई है। तो 21 का आपका हो जाएगा बी बॉल 74वां। कौन सा? 74वां। अब देखिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे संविधान में जो 74वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 द्वारा जो है क्या किया गया है? नगर पालिका को
संवैधानिक प्रस्तुति प्रदान की गई है। अर्थात संविधान संशोधन द्वारा एक नया भाग जो है भाग 9 क जोड़ा गया है और एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़कर शहरी क्षेत्र की जो नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा क्या किया गया है, प्रदान किया गया है। अर्थात जो 73वें संविधान संशोधन में ग्राम पंचायत का प्रावधान किया गया है और 75वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा राज्य स्तर पर मकान मालिकों के विवादों को सुलझाने के लिए राज्य ट्रिब्यूनल के गठन की व्यवस्था की गई है। ठीक है, ये जो 93 वाला था इसके तहत कहने का मतलब ये है कि जो 73वां संविधान संशोधन है उसके तहत तो ग्राम पंचायत का प्रावधान है और जो 75वां है उसके द्वारा अधिनियम 1993 के द्वारा मकान मालिकों के विवाद को सुलझाने के लिए ट्रिब्यूनल का क्या किया गया है, गठन किया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्न में से कौन नियुक्त करता है। जो स्टेट के जिला न्यायाधीश होते हैं उसे कौन नियुक्त करता है, राज्यपाल नियुक्त करता है कि भारत का राष्ट्रपति कि भारत का जो है राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कि राज्य का मुख्यमंत्री, इसमें से चारों में से कौन नियुक्त करता है। तो 22 का हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, राज्य का राज्यपाल। अब से अनुच्छेद अगर 233(1) की बात करें तो उसमें दिया है कि किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल करता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, 22 का ए हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है। अब देखिए, अब आप जानते हैं कि अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक विधान मंडल होगा और जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदनों तथा कुछ राज्यों में 1 सदन से मिलकर बनेगा। सदन के नाम क्रमशः विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। अगर वर्तमान में अगर हम आप देखें तो कुल 6 राज्यों में है विधान परिषद। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे आप देखते हैं सेंट्रल लेवल पे एक क्या होती है, संसद होती है और संसद किससे मिलके बना होता है बताइए। तो आप कहेंगे कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, वैसे ही स्टेट लेवल पे विधानमंडल होता है। क्या होता है, विधानमंडल। तो विधानमंडल जो है वो राज्यपाल और जो है उस विधानमंडल में आपका जो है विधानसभा हो सकता है, विधान परिषद भी हो सकता है, लेकिन विधान परिषद हर जगह नहीं है, केवल 6 राज्यों में ही क्या है विधान परिषद। अगर हम उन 6 राज्यों की बात करें तो उसमें आपका बिहार आ जाएगा। ठीक है, बिहार है, उसके बाद आपका कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, और तेलंगाना है। अब ये संसद द्वारा ही तय होता है कि किस राज्य में जो है विधान परिषद का सृजन किया जाए कि नहीं किया जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है। तो 23 का जो सी है वो हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, करेक्ट सी, राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। अब देखिए आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर जो हमारा है वो दिया है कि भारतीय संविधान में निम्न में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, इसमें से बाकी हैं लेकिन एक मूल कर्तव्य में शामिल नहीं किया गया है। तो पहला है उन उच्च आदर्शों का आदर एवं पालन करना जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय संग्राम को प्रेरित किया था। वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच एवं सुधार की भावना विकसित करना, अल्पसंख्यकों की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग। तो इसमें से कौन सा मूल कर्तव्य एक तरह से कह सकते हैं कि नहीं है 24 में। तो यहाँ पे हो जाएगा सी, अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। क्योंकि ये जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो 51 क है, इसमें मौलिक कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया है जिसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा का प्रावधान नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं।
इसका क्या है, उल्लेख नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सूची 1 का सूची 2 से क्या करिए, मिलान करिए। तो देखिए, एक तरफ दिया है तर्कु रूप, एक तरफ दिया है गाजर, मूली, सलजम, डहेलिया। तो देखिए किसका कौन सा रूप है उसी को मिलाना है आपको। तो जैसे देखिए तर्कु रूप, तो तर्कु रूप में क्या हो जाएगा, मूली। मूली क्या होता है तर्क रूप में। कुंभी रूप की बात की जाए तो उसमें क्या होता है, सलजम। सलजम क्या होता है, कुंभी रूप में। शंकु रूप में देखा जाए तो गाजर होता है, ठीक है। और अगर कंदिल रूप में देखा जाए तो ये क्या होता है, डहेलिया हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जैसे पहले का ए का 2 और बी का क्या हो जाएगा 3, तो ऐसे 26 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया है कि श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है एडीपी के रूप में, एटीपी के रूप में, एनएडीपी के रूप में, CO2 के रूप में। तो 27 का जो है बी बॉल आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर एटीपी के रूप में, क्योंकि एटीपी नामक जैव अणु में जो है संग्रहित करने के लिए रखा जाता है किसको, इस क्रिया के दौरान। अगर आप देखेंगे तो सजीव कोशिकाओं में जो भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होने की क्रिया को हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन। और यह एक कैंटाबोलिक क्रिया है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति दोनों ही अवस्थाओं में क्या होती है, संपन्न होती है। और जो इस क्रिया में जो ऊर्जा निकलती है, मुक्त होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटीपी, जिसका उपयोग जो है सजीव अपनी जैविक क्रियाओं में क्या करते हैं, करते रहते हैं। आगे देखेंगे अगर 28 नंबर क्वेश्चन को, तो वायुमंडल की ओजोन परत का काम क्या है। वर्षा करती है, प्रदूषण उत्पन्न करती है, परावैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, या फिर हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। तो आप जानते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आपका 28 का सी हो जाएगा। परावैंगनी किरण को जो है पृथ्वी पर लोगों से बचाती है, ठीक है। जो हमारी स्किन होते हैं उसको क्या करती है, बचाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा 28 का। अब देखिए अगर हम 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें नेक्स्ट, तो फिर मिलान करने वाला क्वेश्चन है। मिलान क्या करना है कि इसमें कुछ गैसों को दिया गया है और इसमें बताया गया है कि मिलान करिए। तो इसे कृत्रिम रूप से फलों को पकाना। अब देखिए एक तो नेचुरल पकता है और एक अगर आप जो है कृत्रिम रूप से पकाते हैं अपने से ज़बरदस्ती। तो जैसे अगर फलों को अगर आप कृत्रिम रूप से पका रहे हैं तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की, सोडियम सिलिकेट की, एथिलीन की, सोडियम बायोकार्बोनेट। तो ये आप जानते हैं कि एथिलीन किसका उपयोग किया जाता है, एथिलीन का। आगे बेकिंग सोडा की बात की जा रही है, तो बेकिंग सोडा का संबंध किससे हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखिए खाने वाले सोडा जिसको बोलते हैं, एक धोने का सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट। अब देखिए शीतल पेय का संबंध हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड से, और क्वार्ट्ज का संबंध किससे हो जाएगा, सोडियम सिलिकेट से। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो ऑप्शन बनेगा 29 का वो बनेगा बी बॉल राइट। बी बॉल क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे है कि दृष्टिपटल अर्थात रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा बनता है। 4 ऑप्शन दिया गया है। एक है वह वस्तु के बराबर होता है पर उल्टा होता है, वह वस्तु से छोटा है लेकिन सीधा होता है, वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है, वह वस्तु के बराबर और सीधा होता है। तो इसमें 30 का क्या हो जाएगा, सी, वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। क्योंकि दृष्टिपटल जो नेत्र होता है उसका भीतरी तंत्रिका स्तर है रेटिना, यह अनेक परतों से क्या होता है, मिलकर बना होता है, जिसमें आपके तंतुओं, तंत्रिका कोशिकाओं, सालाकाओं जिसको इंग्लिश में रॉड्स भी बोलते हैं, और उसमें कोन भी होते हैं, शंकु, जो कि प्रकाश की मात्रा को ये सब जो है क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। कोन की वजह से ही जो जैसे देखते हैं कभी कभी किसी में आपका कलर ब्लाइंडनेस आ जाता है, वो लाल और हरे में विभेद नहीं कर पाता है, तो ये शंकुओं के कारण होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो जब किसी वस्तु से प्रकाश निकलकर नेत्र में प्रवेश करता है हमारी आँखों में, तो कैमरे का जो निगेटिव होता है उसी की भांति क्या करता है, वस्तु जो है वास्तविक उल्टी और छोटी प्रतिमूर्ति नेत्र की रेटिना पर क्या करती है, बन जाती है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि वह वस्तु से छोटा और उल्टा होता है। अब देखिए यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन आ गया। आपने बताया हमने आपको कि 5 मैथ का है, 5 रीजनिंग का है, 10 DI और टेबल का है। तो इसमें देखिए मैथ का क्वेश्चन आ गया। मैथ का क्वेश्चन है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। भाई 2 कोई संख्या है और वो 2 अंकों की है, कोई संख्या है 2 अंकों की
और उसके अंकों को अगर हम जोड़ दिया जाए तो 11 है, ठीक है। और कह रहा है कि यदि उनके स्थान आपस में बदल दिए जाएँ तो संख्या 63 कम हो जाती है। अब देखिए ये क्वेश्चन एक तो है कि आप इस विधि से लगा सकते हैं 10x + y मान के, कि माना संख्या 10x + y है, और फिर उसके बाद लिखेंगे कि दोनों का योग, जैसे x और y का योग 11 है, ऐसे करके। तो आप डायरेक्ट इसको ऑप्शन से आसानी से लगा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। अब देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों के अंकों का योग तो 11 है, तो यहाँ पे 8 3 11, 9 2 11, ये सब 11 है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और आगे बोला है कि अगर इनको उलट दिया जाए, इनको क्या किया जाए, उलट दिया जाए, अर्थात ये 8 3 है तो इसको 3 8 कर दिया जाए। अगर ये 9 2 है तो 2 9 कर दिया जाए। अगर ये 3 8 है तो इसको हम 8 और 3 कर दें, और 2 9 है तो 9 2 कर दें। और जब इसमें से घटाएं तो क्या मिलना चाहिए, 63 कम मिलना चाहिए। तो अब देखिए ये 83 में से ये 83 इसको पलट देंगे 38, ठीक है, और इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा बताइए। तो ये तो आपका कितना हो जाएगा, 8 5 13, तो ये तो 63 3 है तो आएगा नहीं। इसमें देखिए अगर हम 92 में से 29 घटाएं तो 9 3 12, और आपका हो जाएगा 8, 8 में से 2 गया 6, ये देखिए आ गया 63, ठीक है। अब भाई देखिए 9 और 2 92 है, 92 के अंकों का योग क्या है 11 है। इसको पलट दीजिए, पलटने का मतलब कि दहाई का अंक इकाई के स्थान पे, इकाई का दहाई के, तो इसको पलटेंगे तो 29 हो जाएगा अंक। देखिए 2 इधर आगे कर दिया, 9 पीछे कर दिया। अब इसका डिफरेंस करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंस घटा देंगे। तो 92 में से 29 घटाएंगे कितना आएगा 63। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी बॉल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 31 का। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि x का 90%, यदि y का 90% x है। अब जैसे जैसे लिखे वैसे लिख दे। यदि y का, अब देखिए y का माने गुणा 90% माने 90/100 क्या है, x है। y का 90% x है तो x का कितना परसेंट y है। तो पहले देखिए x और y आ कितना रहा है। तो अगर ये देखिए ये y को अगर हम इधर ले जाएं तो ये x/y हो जाएगा, और ये 90/100 ही यहाँ इधर रहेगा, ठीक। तो बताइए ये x का मान 90 आ गया, 100 का मान जो है y का है। तो अब आपसे पूछा है कि x का कितना परसेंट y होगा, माने 90 का कितना परसेंट 100 होगा। तो 90 का कितना परसेंट मान लेंगे x%, कौन होगा 100। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 100/9। अब 100/9 को जब आप हल करेंगे तो ये मान के चलिए कि नियर अबाउट आपका 111.111 ऐसे आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 111.1, क्योंकि 11 बार तो होगा नहीं, 101 होगा नहीं, 121 होगा नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी बाल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कुछ करड़ी से रिलेटेड है। इसमें दिया है कि यदि इसका मान क्या होगा। अब देखिए इसको हल करने का तरीका देखिए। अब आप देख रहे हैं कि करणी में 9 है, क्या है करणी में 9। अब करणी में 9 अगर बाहर निकलेगा तो 3 इसका वर्गमूल निकलेगा, तो 3 में 3 का गुणा हो जाएगा, इसका वर्गमूल 9 का क्या होगा 3 होगा। तो 3 गुणे 3, तो ये 9 हो गया माइनस। अब देखिए करणी में 8 है ना, तो करणी में 8 को क्या लिख सकते हैं बताइए, ये 3 रहने दीजिए और इसको करणी में लिख दिए 4 गुणे 2, ठीक। ये एक कोष्टक में हो गया, और दूसरे कोष्टक में है 9 धन। अब 9 धन 2, और फिर देखिए अब बताइए 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 दूनी 18, तो 9 गुणे 2 लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 गुणे 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक। अब माइनस, अब देखिए ये 4 का हम अगर वर्गमूल निकालें, 4 बाहर आएगा तो 2 के रूप में आएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो 3 दूनी 6, और करणी में 2 हो जाएगा एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में 9 धन। अब देखिए ये 9 का वर्गमूल 3 आएगा, 3 जब बाहर जाएगा तो 6 हो जाएगा 2 से गुणा करके, और करणी में 2। तो आप देख रहे हैं कि 9 है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 6 करणी में 2 है, यहाँ पे लिखे यहाँ प्लस लगा है और यहाँ माइनस, ठीक है। तो अब एक बार बताइए कि अगर यहाँ पे आपका माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस है, तो आप जानते हैं फार्मूला कि एक कोष्ट में a प्लस बी, और जो एक कोष्ट में अगर इसको a माइनस बी का रूप है ये, तो इसका हो जाएगा a² माइनस बी स्क्वायर। तो a² माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे बताइए, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, अब माइनस b का स्क्वायर माने ये 6√2 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे 6 का स्क्वायर 36, और गुणे 2 72, ठीक।
तो 81 में से 72 घटाएंगे तो 72 10 82 9 बचेगा। कितना बचेगा? 9। लेकिन 9 किस में है? ऊपर ये कर्णी लगी हुई है, ठीक है, ऊपर क्या है? कर्णी लगी हुई है, तो 9 का कर्णी में मान कितना आ जाएगा? 3। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 का सी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे देखिए, औसत से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर किसी कक्षा में 30 छात्रों का औसत भार 25 किलोग्राम है और अध्यापक का भी भार अगर इसमें मिला दिया जाए तो औसत 2 किलो बढ़ जाता है। तो देखिए, इसको हमने अलग से जो है औसत वाले चैप्टर में अच्छे से बतलाया है। तो देखिए, इसको लगाने का तरीका 2 है। एक तो बेसिक है कि भाई देखिए, पहले 30 लोग हैं, ठीक है, इसका औसत कितना है? 25। तो इसका योग कितना हो जाएगा? 30 के हिसाब से, ये 30 लोग हैं, 25 किलो के हिसाब से कितना कुल योग हो जाएगा? तो हो जाएगा 25 तिंया 75, 750। अब कह रहा है कि अध्यापक का भी भार अगर इसमें शामिल करें तो भाई जो 30 लोग थे अब 31 हो जाएंगे, और अध्यापक का भार ज्यों ही आप सम्मिलित कर रहे हैं तो औसत 2 किलोग्राम बढ़ जा रहा है। तो पहले औसत कितना था? 25 था, अब कितना हो जाएगा? तब 2 किलो बढ़ के 27 हो जाएगा। अब देखिए, इसमें आप क्या करें? 27 से गुणा करें, 27 से कम, 27 हाथ में आया 2, और 27 थे 81 2 83, 837। अब देखिए, ये 837 जो योग आया ये अध्यापक का शामिल करने के बाद है और ये अध्यापक के बिना है, तो डिफरेंस निकाल दीजिए। तो देखिए, ये आपका 837 है, कितना है? 837, और ये है 750, तो घटा देंगे तो ये 7 है, ये 8 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 0 हो जाएगा। तो 87 किलोग्राम क्या है? उसका वजन है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 34 का डी डॉग करेक्ट आंसर। अगर आप लॉजिक से लगाना चाहें तो देखिए, लॉजिक से कैसे लगाएंगे? तो लॉजिक से लगाने का भी आसान तरीका है, आप समझते रहिए। जैसे मान लीजिए कि 30 लोग हैं, कितने लोग हैं? 30 लोग। 30 लोग ऐसे बैठे हैं और सबका भार कितना है? 25 किलोग्राम है, 25 किलोग्राम है। अगर एक नया बंदा अगर आ जाए टीचर के ही रूप में तो उसके आने से 2 किलोग्राम औसत बढ़ जाए। इसका मतलब है कि जितने सब लोगों का जितना वजन है उतना से वो अधिक लेकर आया है, तभी ना औसत बढ़ रहा है। इसका मतलब ये कितना बढ़ रहा है? तो 2 किलोग्राम बढ़ रहा है। तो बताइए कितने लोग हैं? तो 10 तो पहले के थे, अध्यापक के आने से बढ़ा, इसका मतलब 11 लोग हैं कुल, और औसत कितना बढ़ोतरी हो रहा है? 2 बढ़ोतरी हो रहा है। तो 2 किस पे होगा? दोनों लोगों पे होगा ना। तो 11 दूनी 22, 22 क्या हो जा रहा है? एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, और पहले से कितना था? 25, तो जोड़ देंगे 25 और 22 तो 7, और कितना हो जाएगा? ये 25 किलोग्राम। कुल कितने लोग हैं? यहाँ पे टोटल 30 लोग थे, अध्यापक का जोड़ने के बाद 31 संख्या हो गई, तो 31 पे सबका 2 2 बढ़ गया, तो 31 दूनी 62 क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो इसको जोड़ देंगे तो 5 2 7, 6 2 8, 87 क्या हो जाएगा? हमारा लॉजिक से बिना फार्मूले के क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी डॉग 87, 34 का डी डॉग। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए, आगे मैथ का क्वेश्चन है कि कर्णी में 2 फिर प्लस कर्णी में 2, फिर ये देखिए इस प्रकार के, देखो इसमें 2 सीरीज बनता है, एक आपका इन्फिनिटी तक जैसे ये बन रहा है और एक लिमिट बनता है। अब देखिए इसको करते क्या है, हम मान लेते हैं कि इसके बराबर क्या है? यक्स, टोटल के बराबर यक्स मान लेंगे। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। अगर वर्ग करेंगे आप तो इधर यक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, इधर क्या हो जाएगा? इधर करेंगे तो एक कर्णी हट जाएगी, 2 प्लस, अब ये बताइए इसके बराबर आप यक्स माने थे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यक्स हो जाएगा। अब देखिए इसको पक्षांतर करेंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 2 बराबर 0। यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 2 बराबर 0। और जब इसका गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस यक्स माइनस 2 बराबर 0। अब इसमें आप बाहर ले लीजिए कॉमन, यक्स जब बाहर कॉमन ले लेंगे तो यक्स माइनस 2 बचेगा एक कोष्टक में, ठीक है। यक्स माइनस, साफ साफ लिख देते हैं, यक्स माइनस 2 बचेगा एक कोष्ट में, और प्लस फिर एक कॉमन इसमें बात ले लेंगे तो यक्स माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए एक ब्रैकेट में यक्स माइनस 2 और इसमें भी यक्स माइनस 2, तो ये यक्स माइनस 2 क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाए एक में, और ये यक्स प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। तो आ जाएगा आपका यक्स बराबर क्या आ जाएगा बताइए? तो यक्स बराबर, माइनस में तो लेंगे नहीं, तो यक्स बराबर 2, क्या ले लेंगे? यक्स बराबर 2। अर्थात इस क्वेश्चन को ऐसे भी देख लेते हैं, जितना ये करणी में लिखा रहता है वही उसका क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है डायरेक्ट। तो 35 का सी हो जाएगा। अब देखिए
आगे अब हमारा हिंदी शुरू हो जा रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हिंदी से 5 क्वेश्चन बनते हैं, तो चलिए हिंदी का क्वेश्चन लेते हैं। लिखा है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिसको अयोध्या सिंह हरिऔध इसको बोलते हैं इनको, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय इनको हरिऔध भी बोलते हैं जी के प्रसिद्ध रचना कौन सी है? इसमें से बताना है कि कौन सा जो है रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय का है, हरिऔध जी का है। झरना है, प्रेम पलाप है, प्रिय प्रवास है, अंधा युग है। तो इसमें जो 36 का बीबाल है प्रिय प्रवास, ये इनका क्या है? रचना है प्रसिद्ध हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय का क्या है? प्रिय प्रवास। अब देखिए, अगर झरना की बात की जाए तो झरना किसका है? तो कहेंगे जयशंकर प्रसाद। किसका? जयशंकर प्रसाद। प्रेम पलाप की बात करें तो प्रेम पलाप आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। और अगर अंधा युग की बात करें तो जो अंधा युग है वो है धर्मवीर भारती का। किसका? धर्मवीर भारती का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे के उचित अर्थ का चयन कीजिए। भाई, नमक मिर्च लगाने का मतलब क्या? ईर्ष्या करना, तीखा करना, बढ़ा चढ़ा कर कहना, गुस्सा दिलाना। तो ये सिंपल सा हो जाएगा 37 का बी वाल, बढ़ा चढ़ा कर कहना। ठीक है। अगला है 38 नंबर कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो संधि विच्छेद वाला विकल्प है। सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो देखिए, 38 है सुधन उक्ति, सधन उक्ति, सुधन उक्ति, सधन उक्ति। तो 38 का हो जाएगा आपका ए, सुधन उक्ति। क्या हो जाएगा? सुधन उक्ति। इसका अर्थ होता है सुंदर कथन। और ये क्या है बताइए? दीर्घ स्वर संधि है। किसका उदाहरण है? सुधन उक्ति। ये आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि का। आगे चलते हैं। अब इसमें बता रहे निम्न वाक्य किस भाग में त्रुटि है। वाक्य लिखा हुआ है, इसे इतना लंबा वाक्य है कि मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच बोलता है। तो अब इसमें कौन सा पार्ट जो है गलत है? जैसे जा रहा व्यक्ति, कि मृत्यु के मुख में, कि बोलता है सदैव सच को। अब देखिए, ये जो 39 क्वेश्चन है इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सदैव सच को। इस भाग में क्या है? त्रुटि है। अब देखिए, अगर इसका शुद्ध रूप देखा जाए तो होगा कि मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच बोलता है। मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव क्या बोलता है? सच को बोलता नहीं है, बल्कि सदैव सच बोलता है होगा। सदैव सच को बोलता है नहीं होगा। यहाँ पे होगा कि व्यक्ति के मुख में जा रहा व्यक्ति, मृत्यु के मुख में व्यक्ति क्या है? सदैव सच बोलता है। सदैव सच बोलता है, ये को नहीं रहेगा। आगे है मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? मोक्ष की रचना वाले के लिए हो जाएगा मुमुक्षु। क्या हो जाएगा? मुमुक्षु। ठीक। और अगर यहाँ पे देखिए कर्मठ दिया, कर्मठ किसके लिए एक शब्द है? तो होगा कार्य में संलग्न रहने वाला व्यक्ति। कार्य में संलग्न रहने वाले व्यक्ति क्या बोलते हैं? कर्मठ। अब देखिए यहाँ पे जिज्ञासु है। जिज्ञासु क्या हो जाएगा? भाई, किसी चीज़ के जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। किसी काम को करने के लिए जो उत्तेजित रहता है, उतावला रहता है, उसको हम उत्सुक बोलते हैं। अब देखिए आगे इंग्लिश भी है, 5 क्वेश्चन इंग्लिश का भी है, तो इसको आप पढ़ लेंगे कि देयर वाज अ मोमेंट इन इंडियन सेकेंड इनिंग्स व्हेन इंग्लैंड रिसीव एन LBW डिसीजन। तो इसमें क्या है कि ये किसी खिलाड़ी, ये जो आपका क्रिकेट होता है, मैच होता है, उससे रिलेटेड एक पैरा दिया गया है, पैराग्राफ, उसी से रिलेटेड आपका क्या है? क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। इसको आप पढ़ लेंगे। क्वेश्चन आपका देखिए दिया है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू विराट कोहली इज़ द की टू बिकमिंग अ ग्रेट क्रिकेटर। तो इसका जो ऑप्शन आपका बनेगा वो 41 का क्या हो जाएगा? सी है। इसको आप पढ़ के अच्छे से क्या करिएगा, देखिएगा। 41 का सी हो जाएगा पैरा। अगला है 42 है फिलिंग द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। अब देखिए प्रीपोजिशन इसमें भरना है कि आई ट्राइड, फिर उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स है रिलीव देम, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स है देयर पोवर्टी। तो 42 का आपका बी बॉल सही हो जाएगा, टू और ऑफ। तो इसमें हो जाएगा पूरा सेंटेंस आई ट्राइड टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू रिलीव देम ऑफ देयर पॉवर्टी। 43 नंबर देखा जाए तो 43 नंबर में कुड का प्रयोग होगा।
कुड यू प्लीज़ हेल्प माई सन, ये हो जाएगा, क्योंकि जो है पास्ट सेंटेंस में अगर देखा जाए तो हम कुड का प्रयोग क्या करते हैं, किसी से अधिक विनम्रतापूर्वक अगर आग्रह करना हो तो उसके लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ पे आंसर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसका हिंदी में अगर देखें तो कृपया आप मेरे पुत्र की मदद करें। आगे देखिए, अगला है चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। क्या है इनडायरेक्ट, इसका देखिए चयन करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है कि सेंटेंस आपको दिया है कि द पुलिस मैन सेड प्लीज़ मूव दिस कार। इसमें दिया है कि द पुलिस मैन सेड प्लीज़ मूव दिस कार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाल, द पुलिस मैन रिक्वेस्टेड मी टू मूव द कार। यहाँ पे रिक्वेस्टेड लगेगा, क्या लगेगा, रिक्वेस्टेड। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द एक्टिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मसन। अब इसका देखिए, ये आपका एक्टिव पैसिव वॉइस से रिलेटेड है इंग्लिश ग्रामर से, तो इसका अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो 45 का सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी, द मासन इज बिल्डिंग द वॉल, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं, आगे ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। अब देखिए इसमें दिया है कि यदि ऊपर दी गई श्रृंखला के दूसरे हिस्से को उल्टा जाए तो नई श्रृंखला का इस्तेमाल करते हुए लुप्त पदों को ज्ञात करिए। कहने का मतलब है कि जो ऊपर श्रृंखला दी गई है इसको उलट दीजिए। उलट देने का मतलब होता है कि इसमें कुल कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, कुल टोटल 22 हैं। तो 22 को का आधा पलटना है, तो हम आधे पर से क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, आधे पर से पलट देंगे। पलटने के बाद क्या करेंगे, उसके उल्टे हुए हिस्से को उलट देंगे और फिर श्रृंखला का इस्तेमाल करते हुए लुप्त पदों को ज्ञात करेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप 11 कहाँ पे आएगा, ये लगभग आपका 7 तक आएगा, कि कहाँ तक आएगा, 7 तक, ये यहाँ तक। ये लगभग यहाँ तक आएगा, ठीक है। अब इन चीज़ों को उलट देंगे, क्या करेंगे, उलट देंगे। यहाँ तक तो सीधा रहेगा, यहाँ तक तो सीधा रहेगा 7 तक, इसका उलट देंगे। उलटने का मतलब यह है कि पहले फिर 1 लिखेंगे, फिर @ लिखेंगे, फिर Q लिखेंगे, फिर L लिखेंगे, फिर स्लैश, फिर B, फिर ऐसे ऐसे करते करते एंड तक लिखेंगे। अब इसको देखिए, ये श्रृंखला बना है। श्रृंखला क्या बना है, देखिए ये अनुपात लगा है, यहाँ समानुपात लगा है, तो कहने का मतलब प्लस को किससे दिखाया है, स्लैश से। अब देखिए प्लस को स्लैश से दिखाया ना। अब देखिए अगर आप प्लस को स्लैश से दिखा रहे हैं, कहने का मतलब ये चीज़ अगर उल्टा लिखेंगे तो प्लस को किससे दिखाएं आप, स्लैश से। प्लस को स्लैश से दिखा रहे हैं, परसेंटेज को आप डॉलर से दिखा रहे हैं ऐसे, और 2 को किससे दिखा रहे हैं आप, 3 से। तो उसी प्रकार से आप उसको भी क्या करेंगे, मतलब कहने का मतलब इसमें देखेंगे कि 3 का क्या हो रहा है, गैप हो रहा है 3 का, उसी आधार पर ये नंबर को क्या किया गया है, लिया गया है। तो आप देखेंगे कि आपसे @ और डॉलर का पूछा है, ठीक है। तो देखिए @ का हो जाएगा आपका T, और Y का हो जाएगा B बॉल, और डॉलर का हो जाएगा H, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 46 का A क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या दिया है कि नीचे प्रश्न में A और B 2 कथन दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं, या स्वतंत्र कारणों या सामान्य कारण के परिणाम हो सकते हैं। इनमें से एक कथन दूसरे कथन का परिणाम हो सकता है। तो दोनों कथनों को पढ़िए और तय कीजिए कि निम्नलिखित में से किस उत्तर का चुनाव इन दोनों कथनों के बीच सही संबंध बताता है। कहने का मतलब ये कथन, पूर्वधारणा कथन, कारण कथन, निष्कर्ष, इस तरह का क्वेश्चन है, और यही 2 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, A और B। इसी में आपको क्या करना है, चुनाव भी करना है कि इसमें कौन सा कथन है, कौन सा कारण है। अब देखिए कह रहा है कि किशोरों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या की संख्या बढ़ती जा रही है। कथन है एक तरह से कि जो किशोर हैं उनकी आत्महत्या करने की संख्या क्या आ रही है, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब बी में क्या दिया है कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता का मानक युवकों को क्या कर रहा है, तनावग्रस्त कर रहा है या बना रहा है। अब कह रहा है कि ए कारण है, बी उसका परिणाम है। तो भाई ए कारण थोड़ी है, कारण तो बी है। ये ऐसा लोग कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा है, इसीलिए क्या हो रहा है, आपका जो है किशोर क्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं।
ठीक है। तो जब किशोर आत्महत्या कर रहे हैं तो इसका जो कारण है वो क्या है, भाग दौड़ भरी जिंदगी में प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता का मानक जो को क्या कर रहा है, तनाव कर रहा है, और इसी तनाव के कारण, कंपटीशन के कारण वो क्या कर रहा है, हत्या कर रहे हैं। तो इसमें जो बी है, बी कारण हो जाएगा और ए उसका क्या हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा। तो ऑप्शन आप देखेंगे बी बॉल, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें दिया है कि यदि PIP पाइप को 169165 लिखा जाए, क्या लिखा जाए, 169165 लिखा जाए, तो स्वान का अंतिम अक्षर क्या होगा। देखिए इसका वो नहीं पूछा, स्वान का अंतिम अक्षर पूछ रहा है। कहने का मतलब देखिए पाइप का कोड इतना लिखे हैं तो लास्ट तो 5 है इसका, वैसे स्वान का तो यहाँ पे सीधे किया क्या है कि अंकों का जो कोड होता है, जैसे A तो 1 नंबर पे आता है, 2 B का आता है, C 3 नंबर पे आता है, D 4 पे आता है, तो P क्या है 16 पे आता है, 9 I का है, E 5 का है। तो वैसे ही अगर हम स्वान का देखें तो स्वान का हो जाएगा, यस का क्या हो जाएगा बताइए, तो कहेंगे 19 हो जाएगा, यस का क्या हो जाएगा 19, और W का 23 होता है, A का 1 होता है, और यन का 14 हो जाएगा। तो इसका अंतिम अक्षर 4 हो जाएगा, यही पूछा है आपसे, ठीक। अब दिया है देखिए घड़ी से रिलेटेड, इस पर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। 3 तरीके से मैंने क्वेश्चन को बताया है। दिया है कि अगर सुबह 6:43 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच न्यून कोण का मान कितना होगा। अब देखिए इसमें न्यून कोण पूछा है, लेकिन न्यून कोण का मान पूछा है। तो देखिए 2 तरह से, अगर कोण का मान 180 अंश से अधिक हो जाता है तो उसको हम 360 में से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। जब 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, मतलब 180 का मतलब समझते हैं, सीधी लाइन एकदम, तो उसको हम 360 में से क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो देखिए इसके लिए हम एक सिंपल सा फार्मूले का प्रयोग करेंगे, क्या, घंटा जो भी दिया रहेगा, घंटा गुणे 60 डिफरेंस मिनट गुणे 11/2। अब देखिए घंटा 6 है ना, तो इसमें 60 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक, और डिफरेंस निकाल देंगे किसका, 43 गुणे 11, 43 गुणे 11/2। अब ये करेंगे 6 का 6 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 360, और इसका करेंगे तो ये 43 और फिर 43 11 में गुणा करेंगे तो 3 7 473, 473 में से 360 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये 100 क्या आ जाएगा 13। अब 113 का आधा कर दीजिए, तो 113 का आधा करेंगे तो 110 का आधा हो जाएगा 55, अब 55 और 3 का आधा 1.5, तो 55 और 1 56, 56.5 डिग्री, 56.5 डिग्री क्या हो जाएगा, 56.5 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दिया है कुछ कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। क्या दिया है, कथन और निष्कर्ष। तो देखिए इसमें दिया है कि सभी उपहार क्या हैं, खिलौने हैं, जितने भी उपहार हैं, जितने भी उपहार हैं वो सभी उपहार क्या हैं, खिलौने हैं। क्या हैं, खिलौने, खिलौने हैं। और फिर कह रहा है कुछ खिलौने उपहार हैं, कुछ खिलौने क्या है, उपहार हैं। देखिए कुछ खिलौने क्या हैं, उपहार हैं। अब देखिए अब कुछ खिलौने उपहार हैं, इसका मतलब है कि ये कुछ इस तरह से होगा। अब देखिए इसको हम क्या कर देंगे, खिलौना मान लेंगे, और इस वाले को उपहार मान लेंगे, ठीक है, और अंदर को क्या करेंगे हम, अब देखिए इसमें ये कथन दिया है, ठीक है, कथन यहाँ पे है कि सभी गुड़िया उपहार है, सभी गुड़िया जो है क्या है, ये देखिए ये निष्कर्ष था नीचे वाला, सभी गुड़िया। अब ये सभी गुड़िया कब बना देंगे, उपहार के अंदर, देखिए ये उपहार हो गया, ठीक है। अब कहेगा कि सभी उपहार खिलौने हैं, तो सभी उपहार को हम किसके अंतर्गत रख देंगे, खिलौने के अंतर्गत। तो देखिए अंदर से पढ़ा जाए तो सभी गुड़िया क्या है, उपहार है, सभी उपहार क्या है, खिलौने। लेकिन बाहर जब पूछेगा तो कुछ लगेगा, जैसे कुछ उपहार गुड़िया है, कुछ खिलौने उपहार है, कुछ खिलौने आपके गुड़िया हैं। तो अब निष्कर्ष क्या है, देखिए निष्कर्ष पहला, सभी उपहार खिलौने हैं, सभी उपहार खिलौने हैं, तो जी हाँ सही है।
देखिए सभी उपहार क्या हैं, खिलौने के अंतर्गत हैं। दूसरा है कुछ खिलौने उपहार हैं, कुछ खिलौने क्या है, उपहार है। सही बात है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। तो आपका 50 का क्या हो जाएगा, बी बॉल। दोनों क्या है, पालन करते हैं। अगला है देखिए, अब फिर जीके क्वेश्चन आ गया। जीके क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड नाम से जाना जाता है। तो ये भाई देखिए इसका जो है जो ऑप्शन हो जाएगा सी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अगला है कि भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सभी जानते हैं कि जो शहीद दिवस है वो 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला। 30 जनवरी 1948 को क्या किया था, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी गोली मारकर हत्या कर दी थी। आगे चलेंगे कि प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे। जो बिस्मिल्लाह खां थे तो ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो 53 का आपका क्या हो जाएगा, डी डॉग, शहनाई से संबंधित थे। ठीक है, और 2001 में इनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आगे फ्लाई एस है, निम्नलिखित में से फ्लाई एस है तो हो जाएगा एस के लघु कण। ठीक है, आगे देखते हैं सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई। सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई। तो आप जानते हैं कि जो सार्क है उसकी जो पहली बैठक है वो ढाका बांग्लादेश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ढाका बांग्लादेश में। अब देखिए सार्क का जो है जो सुझाव है कि सार्क की जो स्थापना हुई थी उसका सुझाव सर्वप्रथम जो बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे जियाउर रहमान, उन्होंने ही दिया था। वो कब दिए थे, 1900, अगर सन की बात करें तो 1977 में। और अगर सार्क की स्थापना की बात की जाए तो 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। और उस समय 7 देश कौन कौन से थे, बांग्लादेश था, भूटान, मालदीव, भारत, पाकिस्तान, नेपाल। और जानते हैं कि सार्क का मुख्यालय जो है कहाँ है, नेपाल में है। लेकिन 14वें जो शिखर सम्मेलन इसका हुआ था 2007 में, उसमें जो है अफगानिस्तान को भी क्या किया गया है, 8वें देश के रूप में शामिल कर लिया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला दिया है कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, जो हमारा सौरमंडल है उसका सबसे बड़ा ग्रह जो है सौर परिवार का कौन सा है। तो सभी जानते हैं, इजी क्वेश्चन है, बृहस्पति। कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति। अब बृहस्पति के बारे में कुछ और जान लेते हैं। जैसे बृहस्पति को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, जुपिटर बोलते हैं। ये अपनी धुरी पर जो चक्कर लगाता है वो 9.8 घंटे में लगाता है, जो कि सबसे कम है। और सूर्य की परिक्रमा करने में ये 11.9 वर्ष लगाते हैं। इनके उपग्रहों की संख्या अगर बात की जाए तो 79 है। और अगर सबसे बड़े उपग्रह की बात की जाए तो गैनीमेड है। ठीक है, और आप जानते हैं कि 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो कौन कौन से हैं, बुध और शुक्र हैं। ठीक है, पृथ्वी के पास 1 है जिसको आप चंद्रमा बोलते हैं, मंगल के पास 2 है, शनि के पास 82 है, और अरुण के पास 27 है, वरुण के पास 13 है। ठीक है, आगे चलेंगे 57 नंबर क्वेश्चन पे कि किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी। जो 3 स्तरीय जो है थी उसमें जो है जैसे ग्राम स्तर पे, खंड पर और जिला स्तर पे, तो त्रिस्तरीय का सुझाव जो है किसने दिया था। तो 57 का डी हो जाएगा आपका, बलवंत राय मेहता समिति ने। इन्होंने ही पंचायती राज व्यवस्था को जो है मजबूती प्रदान करने के लिए क्या किया था, 1957 में इसकी अध्यक्षता की थी। और 1957 में ही अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि स्थानीय शासन के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। कौन कौन सा, ग्राम, खंड और जिला। आगे नागार्जुन कौन था। तो नागार्जुन कौन था, तो ये एक बौद्ध दार्शनिक था। क्या था, बौद्ध दार्शनिक था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 25 नवंबर को। कब मनाया जाता है, 25 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है विश्व भर में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। आगे देख लेंगे, इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से दिवस 12 नवंबर को मनाए जाते हैं। अब देखिए 12 नवंबर को क्या मनाया जाता है, इसमें 3 है ऑप्शन, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, विश्व निमोनिया दिवस, लोक सेवा प्रसारण दिवस। इसमें से कौन सा मनाया जाता है, क्या तीनों मनाए जाते हैं, या 1-2, या 1-2, या फिर 2-3, या 1-3। तो 60 का हो जाएगा बी बॉल, 2 और 3, विश्व निमोनिया दिवस और लोक सेवा प्रसारण दिवस। जबकि अगर 11 नवंबर की बात करें तो 11 नवंबर को जो है आपका राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। अगर इसकी बात करें तो 11 नवंबर के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। आगे चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे
देखिए ये फार्मूला 1 रेस जो कार होती है, कारों की रेसिंग होती है जिसको फार्मूला रेस बोलते हैं, तो इसमें बोला है कि फार्मूला 1 कार रेस बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2020 के विजेता कौन है। तो सब लोग जानते हैं कि 61 का जो है बी बॉल लुइस हैमिल्टन है जो है विजेता। आगे है कि 24 दिसंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया जाता है या कौन सा दिवस मनाया गया था। तो आप 24 दिसंबर याद रखेंगे तो इसका हो जाएगा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। आगे चलेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने हाल ही में मानव विकास सूचकांक 2020 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? कौन से कथन सत्य हैं? दिया है कि सूचकांक में 189 देशों में भारत 131वें स्थान पर रहा। दूसरा है कि भारत ने 2012 और 2017 के बीच अपनी GDP 8% शिक्षा पर खर्च किया। तीसरा है भारत में साक्षरता दर 74% है। तो अब देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, सही होगा। तो 63 का हो जाएगा डी डॉग 1, 2, 3, अर्थात ये तीनों ही ऑप्शन क्या हैं, सही हैं कि राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने जो हाल ही में सूचकांक जारी किया है मानव विकास, उसमें ये 189 देशों में जो है देखा गया तो 131वें स्थान पर था। और भारत 2012 से 17 के बीच जो GDP 8% शिक्षा पर खर्च किया और साक्षरता दर कितना है, 74 पॉइंट समथिंग है, लेकिन इसको 74 मोटी मोटा ले लेते हैं। आगे चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है कि 5 जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC का प्रेसिडेंट चुनाव जीतने वाले का नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, तो देखिए ये हैं आपके नाजत समीम। नाजत समीम, अगर इनकी बात की जाए तो जिनेवा में जो फिजी के प्रमुख राजनयिक हैं जो है फिजियन राजदूत नाजत समीम खान हैं, इनको क्या किया गया, अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, नाजत समीम खान। और अध्यक्ष पद के चुनाव में 47 में से ये 29 वोट जो है प्राप्त किए थे। और अगर बात की जाए तो फिजी UNHRC के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने वाला पहला प्रशांत द्वीप राष्ट्र बन गया है। ठीक है, वह ऑस्ट्रिया की एलिजाबेथ टीची फिल्सबर्ग का स्थान क्या करेंगी, वो लेंगी। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भूमि स्वामित्व अधिनियम संबंधी कानून में संशोधन किया गया है। भूमि स्वामित्व अधिनियम संशोधन जो है किया गया है कानून में, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी डॉग जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने क्या किया है, जम्मू कश्मीर राज्य में भूमि स्वामित्व अधिनियम में जो है संशोधन किया है। और इसके बाद क्या हो जाएगा, देश का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में क्या कर सकता है, घर भर या फिर ज़मीन या फिर कारोबार कुछ भी कर सकता है। ठीक है, और जो खेती की ज़मीन है वो राज्य के लोगों के लिए ही क्या करेगी, रहेगी। तो ये संशोधन किया गया है। आगे देखेंगे 31 जनवरी 2021 को निम्नलिखित में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए दिवस इसमें कई तो पूछा है, तो 31 जनवरी के रूप में जो है अगर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस के रूप में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। अर्थात प्रत्येक वर्ष जो है जनवरी माह में जो है अगर देखा जाए तो अंतिम जो रविवार होता है उसको विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस, वर्ल्ड लेप्रोसी डे के रूप में मनाया जाता है। और इस वर्ष जनवरी माह का अंतिम रविवार 31 तारीख को था, अतः यह दिवस जो है 31 जनवरी को मनाया गया। आगे चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पे। 67 है कि केंद्र सरकार ने फरवरी 2021 में फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। फास्टैग है, अब देखिए फास्टैग तो फेमस है भाई, अगर जिनके पास 4 व्हीलर है और टोल वगैरह पे जाते हैं तो फास्टैग इसी के लिए बनाया गया है कि ताकि पेमेंट तेज़ी से हो सके, कैशलेस। तो ये हो जाएगा आपका 67 का हो जाएगा सी, वाहनों द्वारा टोल प्लाजा शुल्क का स्वतः भुगतान हो जाता है। ठीक है, और ये कब से है, 16 फरवरी 2021 से केंद्र सरकार ने क्या किया है, 4 व्हीलर पे ये फास्टैग लागू अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, जिसका डिजिटल माध्यम से क्या हो जाता है, स्वतः ही पैसा कट जाता है। और इससे क्या होता है, टोल पे जो है भीड़ उड़ या जाम लगने की संभावना कम हो जाती है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय ने हाल ही में अपनी स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने पर या होने के उपलक्ष्य में
हीरक जयंती मनाई है? तो भाई जानते हैं कि 68 का डी हो जाएगा। गुजरात उच्च न्यायालय जो है अपना क्या क्या है, 60 वर्ष पूरा किया है। क्योंकि इसकी स्थापना की बात की जाए तो ये 1960 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, और उस समय बॉम्बे राज्य में से गुजरात राज्य का गठन किए जाने पर जो है ये किया गया था। और इससे पहले अहमदाबाद के निकट नारोल में स्थापित किया गया था। बाद में अहमदाबाद के आयकर सर्किल के निकट इसको स्थानांतरित कर दिया गया, और अब 1998 से गुजरात उच्च न्यायालय 16 स्थित बड़े परिसर में क्या कर रहा है, कार्यरत है। 69 की अगर बात की जाए अगले क्वेश्चन की, तो इसमें दिया है कि फरवरी 2021 में मानव बंधुत्व के लिए जायद पुरस्कार प्रदान किया गया। देखिए, मानव बंधुत्व के लिए जायद पुरस्कार दिया जाता है, तो 2021 में पूछा है कि किसको मिला है। तो 69 का डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, अर्थात एंटोनियो गुटेरस को और लतीफ़ा इब्न जियाटन को। ठीक है, दोनों लोगों को क्या किया गया है, इस पुरस्कार से नवाजा गया है। आगे चलते हैं 70 का अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो दिया है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया है। ये भी हाल ही में कुछ दिन पहले की घटना है। तो पूछा है कि वह कहाँ स्थित है। ठीक है, उसमें नाम को लेकर के भी विवाद चला था। तो ये आपका हो जाएगा अहमदाबाद में। कहाँ पे, अहमदाबाद। तो अब जानते हैं कि 24 फरवरी जो है 2021 को रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति हमारे देश के हैं, ये अहमदाबाद के मोटेरा में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का क्या किए थे, उद्घाटन किए थे। और जिस स्टेडियम का नाम बदल के सरदार पटेल से नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम रखा गया था। और इसमें अगर बात की जाए अगर दर्शकों के बैठने की क्षमता के लिहाज से, तो ये विश्व का क्या है, सबसे बड़ा स्टेडियम है अहमदाबाद में। अगला अगर बात करें तो अगला देखिए, ये जैसे इंग्लिश का पैरा था वैसे ही ये भी दिया है कि प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की कपोलों की मस्तिष्क की भाषा भी शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से क्या है, परे है, सच्चा आचरण प्रभावशील अचल संयुक्त न तो साहित्य से लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, न वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, न अंजील से। ऐसे ऐसे करके ये आपका क्या किया गया है, पैरा दिया गया है। इस पैरा को पढ़ करके नीचे क्या किया गया है, आंसर को देने के लिए क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो जैसे आपसे पूछा है कि प्रेम की भाषा है अर्थ रहित, ज्ञान रहित, भाव रहित, शब्द रहित, तो आपका हो जाएगा डी, शब्द रहित। प्रेम की जो भाषा होती है 71 डी, उसको शब्दों से क्या कहता है, बयान नहीं किया जा सकता है। 72 है, अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है, तो आपका हो जाएगा जंगल। जंगल का क्या है, पर्यायवाची है। अगला है यत्न से आशय है। यत्न माने तो आप जानते हैं कि हो जाएगा प्रयास करना। यत्न को ही क्या बोलते हैं, प्रयास करना था, इसका पर्यायवाची भी कह सकते हैं। अब दिया है कि जो गद्यांश है इसमें किसकी महिमा का वर्णन किया गया है, तो आप कह सकते हैं जब पढ़ेंगे तो इसमें देगा कि जो आचरण की महत्ता का वर्णन जो है इसमें किया गया है, क्योंकि सच्चा आचरण प्रभावशील अचल स्थिति तथा संयुक्त आचरण का वर्णन है। आगे देखेंगे तो इसमें पूछा है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए। आपसे पूछा है कि क्या होना चाहिए, प्रेम की भाषा, सच्चा आचरण, जीवन का आशय, मौन व्याख्यान। ठीक है, तो 75 का आपका हो जाएगा सी, सच्चा आचरण। क्या हो जाएगा, सच्चा आचरण। आगे देखिए दिया है निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर संबद्ध वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर का चयन कीजिए और उन्हें चिन्हित कीजिए। देखिए फिर इसमें दिया है पैरा, क्या आपने कभी इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है, ऐसे ऐसे करके दिया है। और इस पर फिर क्वेश्चन है, तो इसमें क्वेश्चन है कि अपने मन की बात कहने की शक्ति हमें किससे मिलती है। भाई अपने मन की बात कहने की शक्ति जो है हमको किससे मिलती है, मातृभूमि से, मातृभाषा से, माता से, राष्ट्रभाषा से। तो आपका हो जाएगा बी बॉल 76 का, मातृभाषा से, क्योंकि अपने मन की बात कहने की शक्ति हमें मातृभाषा से ही क्या होती है, प्राप्त होती है। अगला है कि हम पर मातृ ऋण है क्योंकि माता ने हमें क्या किया है, तो भाई जी जाहिर सी बात है, जन्म दिया है। अगला हो जाएगा हम अपना मातृ ऋण कैसे चुका सकते हैं, तो हो जाएगा कि हम माँ की सेवा करके क्या कर सकते हैं, मातृ ऋण को चुका सकते हैं। और कोई भी पैसा देकर, धन्यवाद कहकर, माँ की भाषा का अपनाकर नहीं, बल्कि उनकी सेवा करके ही हम क्या कर सकते हैं, मातृ ऋण को चुका सकते हैं। अगला है कि मातृभूमि हमें क्या प्रदान करती है। भाई जो मातृभूमि है वो क्या प्रदान करती है, सुरक्षा, गौरव, प्रसिद्धि, अन्न धन। तो भाई जाहिर सी बात है हम लोगों का क्या करती है, खाने के लिए अन्न धन प्रदान करती है, जिससे हमारा पोषण होता है। अगला है कि 80 नंबर है कि इस गद्यांश का मुख्य विषय क्या है। अगर गद्यांश के मुख्य विषय की बात करें तो ये मातृ सेवा से ही क्या है, संबंधित है। आगे देखेंगे तो ये आपका DI का क्वेश्चन है। ठीक है,
अब इसमें देखिए दिया है कि एक प्रश्न संख्या 81 से 85, ठीक है, 81 से 85। ये तालिका 6 वर्ष के दौरान विभिन्न शोरूमों में बेची गई कारों की संख्या को क्या किया गया है, दर्शाया गया है। शोरूम है ABC, और ठीक है, इधर वर्ष दिया है 11, 12, 13। अब देखिए जैसे ए शोरूम है तो 2011 में 500, फिर 12 में 480, फिर इतना इतना क्या गया है, कारों की संख्या को बेचा गया है, इतने कारों को बेचा गया है, ठीक है। ऐसे ही बी को जो है देखिए 450, 420, ऐसे ऐसे ये बी का रो है, ये सी का है, ठीक है। और ये कॉलम है, जैसे 2011 में कितना बिक्री, 12 में, 13 में, ऐसे ऐसे डाटा आपको क्या किया गया है, दिया गया है, ठीक है। अब देखिए इस डाटा को हल करना होगा कैसे, जो जो क्वेश्चन में पूछा गया है। अब जैसे अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि यदि तीनों शोरूमों द्वारा 6 वर्ष में बेची गई कारों की कुल संख्या को वृत्त आरेख के रूप में दर्शाया जाए तो 2013 में बेची गई कारों की कुल संख्या को प्रदर्शित करने वाला त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण का मान क्या होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है आपसे कि इसको हम थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। हाँ, अब देखिए दिया है कि तीनों शोरूमों द्वारा 6 वर्ष में बेची गई कारों की कुल संख्या। अब देखिए 3 शोरूम है ABC, और 6 वर्ष में बेची गई कारों की कुल संख्या को, माने टोटल जितना बेचा गया है, ठीक है, टोटल क्या किया गया है, जितना बेचा गया है। तो अगर हम टोटल की बात करें तो भाई 2011 का टोटल जोड़ लेंगे, ठीक है। जैसे आपका ये 500, 450 और 400 ये जोड़ेंगे तो 1300 क्या आ जाएगा, 50 के लगभग आ जाएगा, ये 1350। फिर 2012 वाला जोड़ेंगे 480 ऐसे ऐसे करके, तो ये भी 1350, ठीक है। और अगर 2013 की बात करें तो 2013 का भी जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1510, ठीक है। फिर 14 का ये तीनों जोड़ेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1620 आ जाएगा। और अगर 2015 की बात करें तो 5 11 5 17 से 2015, तो ये 1710 आ जाएगा, ठीक, 1710 आ जाएगा। और फिर 2016 की बात करें तो 630, 4 4 10 और 4 14 और 60, तो ये हो जाएगा 1460 हो जाएगा। तो ये टोटल कहने का मतलब पूरा जोड़ लेंगे, इसका 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 ये सारा क्या करेंगे, ये जोड़ लेंगे। और इसको एक त्रिज्यखंड के रूप में दिखाया गया, किसके रूप में, देख रहे ना इसमें लिखा है कि वृत्त आरेख पाई चार्ट के रूप में दिखाया गया है टोटल। तो टोटल का मतलब होता है क्या, 360। टोटल का मतलब होता है ये पूरा 360 डिग्री, डिग्री के देखा जाए तो कुल टोटल कितना हो जाएगा, 360 अंश, ठीक है। अच्छा, और कुल कितना है, तो अगर हम सबको जोड़ देंगे 1350, 1510, 1620, 1710, 1460, तो ये टोटल अगर आप जोड़ेंगे, क्या करेंगे, टोटल अगर आप जोड़ देंगे, दूसरे कलर से देख लें हम, अगर ये इतना टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो कुल देखेंगे 9000 आएगा। कितना आएगा, 9000, कितना आ जाएगा, 9000। तो कुल संख्या है, और वृत्त में टोटल 360 होता है, तो 9000 किसके बराबर, 360 डिग्री के। तो पूछा है कि 2013 में जो बेचा गया कुल कारों का है संख्या, वो कितना डिग्री है। तो भाई अगर हम 2013 की बात करें, कितने की बात करें, 2013 की, तो 2013 में कुल जो है बिका है 520, 530 और 460, ठीक है। तो अब अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका कितना हो जाएगा बताइए, 2013 में बेचा गया कुल कारों का प्रदर्शन कितना है। तो आप कहेंगे कि सर 2013 में ये 0 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 6 3 9 2 11, हाथ में आया 1, अब 5 5 10 5 1510, कितना आ जाएगा, 1510। और टोटल कितना था, टोटल 9000 था, ठीक है। तो भाई अगर हमको डिग्री में चाहिए तो ये 1510 का पूछ रहा है किस पे, 9000 पे, ठीक है। और क्या करेंगे, और पूरे के बराबर 360 होता है, 360 डिग्री, ठीक है। अब इसी को हल कर देंगे तो लगभग ही मान के चलिए कि 60.4 या फिर 60 समथिंग कुछ आएगा। तो हम इसको क्या मान लेंगे, 60 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, 60 मान लेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, 81 का डी डाग हो जाएगा। ऐसे ही आगे करेंगे। आगे क्वेश्चन है 82
कि यदि 2015 में सभी शोरूमों द्वारा बेची गई कुल संख्या की तुलना में 2016 में सभी शोरूमों द्वारा बेची गई कुल कितने प्रतिशत कम हुई है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 2015 का निकाल लेंगे पहले, 2015 का। तो 2015 में 650 प्लस 520, ठीक है, और प्लस 540, ये कुल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1710, ठीक। अब 2016 की बात करें तो 2016 का जोड़ देते हैं, तो ये 630, 400, 430, ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो ये 1460 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब कह रहा है कि 2015 की तुलना में 2016 में, ठीक है, 2015 की तुलना में 2016 में बेची गई कुल कारों में कितने प्रतिशत की गिरावट आई। तो पहले देखिए कितने की कमी आ रही है, तो भाई कमी कितनी आएगी, तो भाई 1710 है, इधर 1460 हो रहा है, तो कमी तो सीधे सीधे दिख रही है। तो कितनी की कमी है, 250 की कमी है। और 250 की कमी किस पे हो रही है भाई, इस पे ना कमी हो रही है, बोलिए 1710 से ही ना घट के इतना हो रहा है, तो 1710 पे हो रही है, ठीक। अब परसेंटेज के लिए 100 का गुणा कर देते हैं, तो जब इसको हल करेंगे तो 14.6 समथिंग आएगा। कितना आएगा, 14.6 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका 82 का बी बॉल राइट आंसर हो जाएगा। बस इसमें ही जोड़ के करना है। आगे देखिए 83 नंबर, 83 नंबर दिया है कि वर्ष 2014 और 2016 में, 14 में और 2016 में शोरूम बी द्वारा, इन दोनों शोरूम बी द्वारा बेचे गए कारों की कुल संख्या, ठीक है, और 2015 और 16 में सी द्वारा, 2015 और 16, ठीक है, में सी द्वारा अनुपात पूछा है कि क्या होगा, ठीक है, क्या पूछा है, अनुपात पूछा है कि क्या होगा। भाई देखिए आप करिए क्या, 2014 2016 का जोड़ लीजिए, ठीक है, 2014 और 2016 का क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 480 और 400 है, तो ये मिलके कुल 880 हो जाएगा, ठीक है। और 15-16 का अगर देखेंगे तो 540 और 430, ये कितना हो जाएगा, 970 हो जाएगा, ठीक है। इन्हीं का आपके रेशियो पूछा है, क्या पूछा, रेशियो, तो 880 ये है और 970 क्या है, इसका है। इसको अगर हल कर देंगे आप तो ये 1 0 से 0 कट जाएगा, तो 88 संबंधे 97 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 88.97। तो 8897 कहाँ पे है, तो ऑप्शन सी में है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है कि दिए गए 6 वर्षों के दौरान, ठीक है, जो टोटल 6 वर्ष हैं दिए गए हैं, 2011 12 13 14 15 16, तो इन 6 वर्षों के दौरान ए द्वारा बेची गई कारों की औसत संख्या क्या है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपसे औसत संख्या पूछा है, तो पहले हम क्या करेंगे, 6 वर्षों ए द्वारा जितना भी बेचा गया है, ठीक है, 6 वर्षों के दौरान, तो पहले जैसे 2011 में 500 बेचा गया है, ठीक है, फिर अगले 2012 में 480, फिर 13 में 520, ऐसे ऐसे करके 620, फिर आपका 650, फिर 630, ठीक है। अब देखिए ये कुल 6 सालों के हैं ना, तो औसत में क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या, तो 6 से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे, तो ये जोड़ने पे अगर ये टोटल जोड़ेंगे आप तो लगभग मान के चलिए कि आ जाएगा आपका 500 5 9 5 14 26 और 20 12, ये आपका हो जाएगा 32 और 2 34, 3400 में 6 से भाग लगा देंगे, ठीक है, तो ये 100 34 ये, तो ये 566.7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 566.7। तो 566.7 जो है आपका सी क्या है, आंसर है, सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 85 नंबर दिया कि सभी वर्षों में शोरूम बी व सी द्वारा बेची गई कारों के अंतर कितना है, माने सभी में 6 सालों में। तो पहले बी का कुल योग निकाल लीजिए और सी का निकाल लीजिए और उनका क्या करिए, डिफरेंस कर दीजिए, बस आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो अगर हम 85 की बात करें तो बी द्वारा अगर कुल जोड़ देंगे 450 420 530 480 520 400 है, तो कुल 2800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2800। और सी वाला अगर देखेंगे तो 400 450 460 520 540 430, ये कुल जोड़ेंगे तो कुल इतना, इसका कितना आ जाएगा, 2800, इसका भी आ जा रहा है। इसका मतलब दोनों में डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक। अब देखिए आगे भी क्वेश्चन दिया है, फिर सारणी वाला क्वेश्चन है,
ठीक है। अब देखिए सारणी वाला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है, सारणी वाला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न प्रश्नों को उत्तर देने के लिए निम्नलिखित सारणी का ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए। पहले ध्यान से इसको समझिए कि इसमें है क्या, ठीक है। तो इसमें देखिए देख रहे हैं कि 2004, ये वर्ष इधर एक तरफ वर्ष लिखा है, 2004, 5, 6, 7, 8, 9, माने 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 वर्ष का जो है सिस्टम सब दिया हुआ है। और इसमें कॉलेज है, कॉलेज में जैसे दिया है PQRSTU, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 साल है, 6 कॉलेज भी है, ABCD करके, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने से पता चलेगा कि इसमें क्वेश्चन में पूछेगा क्या है, किस तरह का क्या मैटर है। तो दिया है कि वर्ष 2005 में सभी कॉलेजों में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। अच्छा, अब समझ में आया बात ये है कि एक तरफ ये आपका क्या है, ये एक तरफ तो साल है और ये 6 विद्यालय हैं PQRS, इन्हीं के बारे में क्या किया है, डाटा का जिक्र किया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है 86 नंबर कि वर्ष 2005 में, किसमें, वर्ष 2005 में। तो वर्ष 2005 हम उठ लेते हैं, वर्ष 2005 ये है। वर्ष 2005 में सभी कॉलेजों में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी, तो बहुत आसान हो गया। सभी कॉलेजों में विद्यार्थियों की संख्या अगर बात की जाए 2005 में, तो P में 2040, फिर इसमें 2300, फिर इसमें 2400, इसमें 2200, इसमें 2090, इसमें आपका हो जाएगा 2120। तो ये टोटल क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो अगर आप जोड़ देंगे टोटल, तो 13,100 क्या आ जाएगा, 50, 13,150 आ जाएगा, ठीक है। बस इसको आसानी से क्या करना था, खाली जोड़ना था बस। तो इसका 86 का क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा बी बॉल, 13,150। फिर कह रहा है पिछले वर्ष की तुलना में 2007 में कॉलेज टी के विद्यार्थियों की संख्या में कितने % की वृद्धि हुई है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा है कि पिछले वर्ष की तुलना में 2007 में, अब देखिए 2007 की चर्चा कर रहा है टी के द्वारा। अब देखिए टी का मतलब ये वाला, ये देखिए कह रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में टी के द्वारा विद्यार्थियों की संख्या में कितने % की वृद्धि हुई है। कहने का मतलब ये है कि पहले ये कितना था, देखिए ये वाला, और अब कितना है, तो कितना वृद्धि हो रहा है। पिछले साल माने 2006 से 7 आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये देख रहे हैं कि आपसे पूछा है कि 2007 में टी के द्वारा, ठीक है। तो 2007 में टी के द्वारा ये कितना है, 2250 है, और इससे पहले साल में क्या था, 2180 है। तो पूछा है कि कितने % की बढ़ोतरी हुई है। तो पहले देख लीजिए बढ़ा कितना है, तो भाई हम ये करें 2180 20 डाल देंगे इसमें, तो 2200 हो जाएगा, 70। भाई टोटल डिफरेंस तो 70 का है, यही 70 बढ़ा है, किस पे बढ़ा है, इसी पे ना बढ़ेगा, 2180 पे ना बढ़ेगा, 2180 पे बढ़ेगा। और परसेंटेज चाहिए तो 100 का गुणा। अच्छा, जब 100 का गुणा करेंगे तो लगभग 3.21% की क्या आएगी, वृद्धि आएगी। 87 का क्या हो जाएगा, डी डॉग, 3.21 की वृद्धि। आगे दिया है कि वर्ष 2008 में कॉलेज पी में विद्यार्थियों की संख्या सभी वर्षों में मिलाकर उस कॉलेज के विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितना % है। अब देखिए, अब इसमें पूछा है कि 2008 में पी में विद्यार्थियों की संख्या सभी वर्षों की में को मिलाकर कॉलेजों के विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितना % है। कहने का मतलब 2008 में, ठीक है, 2008 में पी के विद्यार्थियों की जो संख्या होगी, जो भी आप निकालेंगे, ठीक है, वो कुल संख्या जितना भी है टोटल, उसके विद्यार्थियों की संख्या का कितना % है, ठीक है। तो आप देखिए, अगर आप इसमें देखेंगे क्वेश्चन यही ना दिया है। अब देखिए इसमें दिया है क्वेश्चन यही आपका कि वर्ष 2008 में, अब देखिए 2008 पकड़ लेंगे, यहाँ है 2008 में कॉलेज पी, तो कॉलेज पी देखिए ये है, यही कॉलेज पी है, ये 2540 है, ठीक है। तो कह रहा है कि वर्ष 2008 में कॉलेज पी में विद्यार्थियों की संख्या, ठीक, सभी वर्षों में मिलाकर उस कॉलेज के विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो उस कॉलेज का सभी, ये देखिए टोटल, ये टोटल जोड़ लीजिए, पी का सभी, ठीक है, कि कितना % है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप सीधे सीधे क्या करेंगे, पी में सभी जोड़ देंगे, ये जैसे 2500,
फिर 2040, फिर 2100, ऐसे ऐसे ये सब क्या करेंगे, सब जोड़ देंगे तो कुल आ जाएगा 13,780 आ जाएगा। ऐसे सीधे सीधे खड़े खड़े जोड़ने पे ऐसे ऐसे। और पूछा है आपका कि 2008 में कॉलेज पी में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, तो ये हम निकाल लिए यहाँ से 2540 है। तो अगर परसेंटेज की बात की जाए तो ये 2540 जो है कितना 13,780 में निकालना है कि इसका कितना परसेंट है, और 100 का क्या करेंगे आप, इसमें गुणा कर देंगे। तो ये मान के चलिए इसको हल करेंगे आप तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, बाकी हल करेंगे तो लगभग 18.43 के लगभग आएगा, या 18% मान लेते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा 88 का, देखते हैं कौन सा है। तो 88 का आपका हो जाएगा 18% के लगभग, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है, आगे दिया है कि वर्ष 2006 और 9 में, वर्ष 2006 और 9 में कॉलेज यस में विद्यार्थियों की कुल संख्या और इन्हीं वर्षों में कॉलेज यू में विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच अनुपात। कहने का मतलब 2006 और 2009, ठीक है। तो 2006 और 2009 में कॉलेज यस में विद्यार्थियों की कुल संख्या और इन्हीं वर्षों में कॉलेज यू में विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच अनुपात। कहने का मतलब 2006 और 9 दोनों सालों में यस का और यू का अनुपात पूछा है कि क्या होगा। ठीक है, तो आप करेंगे क्या कि 2006 और 9 में कॉलेज यस में विद्यार्थियों की कुल संख्या निकाल लेंगे। तो इसमें 2250 और 2480 है, तो सब 4300 आ जाएगा, कितना 4730। और ऐसे ही वर्ष 2006 और 9 में यू का निकाल लेंगे, तो यू का अगर कुल जोड़ देंगे 2260 और 2440 तो लगभग ही मान के चलिए कि 4700 आ जाएगा। ठीक है, और इन्हीं के बीच क्या कर रहा है, अनुपात पूछ रहा है। तो अनुपात क्या करेंगे, एक 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो 473 संबंधी 470 कितना आ जाएगा, 473 संबंधी 470 माने 89 का ए आ जाएगा। ठीक है, अगला 90 देखते हैं। 90 दिया है कि वर्ष 2004 में सभी कॉलेजों में विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है। ठीक है, औसत संख्या आपसे पूछा है। चलिए क्वेश्चन पे इधर देखते हैं। अब देखिए इसमें पूछा है आपसे कि वर्ष 2004 में, अब देखिए वर्ष 2004 कहाँ है, तो 2004 तो ये ऊपर ही है, सभी कॉलेजों की औसत संख्या, तो कुल 6 है, तो 6 से तो भाग देना ही, बाकी सब जोड़ के भाग दे देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सब जोड़ के क्या करेंगे, 6 से भाग देंगे। अगर सब इसको जोड़ेंगे तो आएगा 13,670, 13,670। अच्छा से भाग लगा देंगे, ये लगभग लगभग आपका कुछ दशमलव में जाएगा, 2278.33, 2278.33। तो 2278 के नज़दीक कौन है, यही है 2278। ठीक है, अगला देखिए ये दंड आरेख है। अब इसमें देखिए क्या दिया है, इसमें दिया है कि नीचे दिए गए दंड में 2011 से 2016 तक सोयाबीन के आयात क्विंटल में दर्शाया गया, मतलब कितना कितना इंपोर्ट किए हैं, मंगाए हैं। 2011 में जैसे 120 है, फिर 2012 में 340 है, 708 है 2013 में, और 2014 में 225 है, 2015 में 390 है, 2016 में 720 है। तो ये उत्पादन को क्या किया गया है, दर्शाया गया है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन दिया है कि दिए गए वर्षों के लिए सोयाबीन का औसत आयात कितना है, औसत पूछा है। ठीक है, दिए गए वर्षों में सोयाबीन का औसत जो है आयात कुंटल में कितना है, जो 91 है। तो हम करेंगे क्या कि सारा जोड़ देंगे, क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे, 120, 340, 708, 225, 390 सब जोड़ देंगे। और कितना है डाटा, तो इनको जोड़ने के बाद जितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6, तो 6 से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। तो इन सब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2503/6, तो ये लगभग लगभग 417.16। ये इसका क्या आ जाएगा, औसत। औसत बराबर होता कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 91 का क्या हो जाएगा आपका, डी डॉग 471.16। 92 दिया है कि 2011 की तुलना में 2012 में सोयाबीन के आयात में कितने % की वृद्धि हुई, 11-12 की तुलना में, 11 और 12 की तुलना में। तो 11 यहाँ है, 12 यहाँ है, 120 ये है, ये 340 है, तो वृद्धि हुआ है ना, 120 से 340 हो गया, तो कितना बढ़ा है बताइए। तो कहेंगे कि सर 220 बढ़ा है। किस पे बढ़ा है भाई, वृद्धि तो होगी तो इस पे तो होगी नहीं, इस पे नहीं होगा, 120 पे ना होगा तो 120।
अब परसेंटेज चाहिए तो 100 का गुणा, ये कट जाएगा, बाकी और इसको हल करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 18.333 183.33 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 92 का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा बताइए, बी बॉल 183.33। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में दिया है कि कितने वर्षों में सोयाबीन का आयात दिए गए वर्षों में सोयाबीन के औसत आयात से अधिक है। अब जहाँ औसत की बात करेगा, ठीक है, अब देखिए कितने वर्षों में जो आयात है दिए गए वर्षों के सोयाबीन के औसत आयात से अधिक, मैंने पहले बोला औसत तो निकाले हैं आप टोटल, अगर टोटल आप क्या करेंगे, पहले औसत निकाल लेंगे और उस औसत से तुलना करेंगे कि कितने कितने वर्षों का कितने वर्षों में जो है सोयाबीन का आयात क्या है, इससे अधिक है। तो अब देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए अगर हम औसत की बात करें, ठीक है, तो जो सारा औसत अभी हमने इससे पहले निकाला था तो कितना आया था, 417.16, ठीक है। अब देखिए 417.16 है तो ये एक ठो आ जाएगा, एक ठो ये आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो 93 है नंबर क्वेश्चन, तो 93 का क्या हो जाएगा, डी डॉग हो जाएगा, केवल 2 ही ऐसा है ही, सीधा स्पष्ट उसमें दिख रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 94 नंबर है कि वर्ष 2015 में सोयाबीन का आयात तो वर्ष 2012 में सोयाबीन का आयात का कितना परसेंट है। कहने का मतलब यह है कि 2015 में आयात और 2012 में आयात का कितना प्रतिशत है। तो 2012 के आयात का 2015 में कितना है, तो 2012 का देख लेते हैं, ठीक है, 2012 का और 2015 का। तो ये 2012 में आपसे पूछा है, ठीक है, क्या किया है तो निकाल लेंगे इसका, देखिए क्या आएगा। पंद्रह पूछा है, 12 यहाँ दिया है और आपसे पूछा है कि वर्ष 2015 में सोयाबीन का जो आयात है वह वर्ष 2012 के आयात का कितना प्रतिशत है। तो हमें तो मालूम नहीं है, अगर इस पे निकालना है आपका तो क्या करेंगे आप बताइए। इसमें सीधे सीधे 390 है जो है, पूछ रहा है कितना परसेंट है, किसका कितना परसेंट, 340 का। अब परसेंटेज चाहिए तो 100 का गुणा, तो लगभग 114.7 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 114.7 क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया है कि दिए गए वर्षों में 2011 और 12 का 2014 और 15 से अनुपात पूछ रहा है। तो आप करिए क्या, 11-12 का जोड़ लीजिए और 14 और 15 का जोड़ लीजिए और दोनों का क्या करेंगे आप, रेशो निकाल लेंगे। तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा। जैसे अगर हम 2011 और 12 की बात करें तो 120 340 है तो 460 हो जाएगा, ठीक है। और अगर उसकी बात करें 2014-15 में तो 225 और 390 है तो 615 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को अब हल कर देंगे तो इसको छोटा कर देंगे तो 92 और 123 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ये आपका सी वाला 95 का। आगे देखिए एक प्रकार का और क्वेश्चन दिया है, ये भी एक आरेख ही है। इसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए दंड आरेख में 2011 से 16 तक सोयाबीन के आयात क्विंटल को दर्शाया गया है, कितने कितने क्विंटल का है देखिए। अब देखिए ध्यान से देखेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस इसमें जोड़ना घटाना बस होता है खाली, बाकी सब इसमें दिए गए। देखिए 6 प्रकार के जूतों के भंडारण है, 6 प्रकार माने S1 टाइप है, S2 टाइप है, S3 है, S4 है, S5 S6 है, 6 प्रकार के जूतों का कलेक्शन है, ठीक है। और भंडारण कितना है, स्टॉक, तो देखिए स्टॉक एक तरफ इधर दिखाया गया है, तो जैसे देखिए S1 टाइप का है 220, ये 210, ऐसे ऐसे करके इसमें दिया है, ठीक है। अब देखिए अब इसमें अगर आपसे पूछे कि S6 के सभी जूतों की कुल संख्या का कितने परसेंट है, S6 जो है माने 300, S6 सभी जूतों की कुल संख्या का, अब सभी जूतों तो सब जूता का मतलब सब जोड़ देंगे, सब जोड़ देंगे का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को लगा लेते हैं। अब देखिए अब करेंगे क्या, ये हो जाएगा आपका अगर सब जोड़ेंगे 220 210 120 90 60 ये, तो ये कुल मिला जाके 1000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000, ठीक है।
और ये जो S6 जूते हैं ये कितने हैं, 300 हैं। तो पूछा है कि ये जो S6 जूता है ये इसका कितना परसेंट है, 300 कितना परसेंट है किसका, 1000 का ना। अब परसेंटेज चाहिए तो 100 का गुणा। देखिए ये टोटल है, इसका जिसका पूछे वो ऊपर रहेगा 300, अब गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 0 से 0 कट जाएगी, तो कितना आ जाएगा, 30% सीधे सीधे आ जाएगा। तो हमारा 30% क्या हो, राइट आंसर 96 का क्या हो जाएगा, बी बॉल हो जाएगा। 96 का क्या हो जाएगा, बी बॉल हो जाएगा, आंसर सही। आगे चलिए, आगे देखिए क्या पूछा है कि सभी 6 प्रकार के जूतों की औसत संख्या क्या है। अब देखिए आपसे औसत पूछा है तो औसत में क्या करेंगे, सब जोड़ के 6 से भाग लगा देंगे। क्या करेंगे, सारा जोड़ के औसत अगर आपसे पूछा है तो औसत में क्या करेंगे, योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। तो अब देखिए योग में करेंगे सभी जूते, यह 6 सभी जूतों की कुल संख्या कितना परसेंट तो हो चुका था। अब इसमें पूछा है 6, ये सभी जो 6 प्रकार के जूते हैं उनकी औसत संख्या कितनी है। 6 प्रकार के जूतों की कुल संख्या जैसे आपका 220 है S1 टाइप का, फिर S2 का 210 है, S3 का 120 है, ऐसे ऐसे जोड़े थे तो 1000 आया था ना। ठीक है, अब 1000 तो है, ये है टोटल संख्या, इसको हम 6 से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे, तो लगभग 166.67 आएगा। कितना आएगा, 166.67। तो 97 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 98 पूछा S4 S3 का कितना परसेंट है। अब देखिए S4 S3 का, ये देखिए S3 का ना पूछा है तो S3 नीचे हो जाएगा गुणे 100। तो S4 कितना है बताइए, 90 है, और S3 कितना है 120, गुणे 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 75%। कितना आ जाएगा, 75% आ जाएगा। देख लीजिए ऊपर S4 कितना है 90 है, और आपका S3 कितना है 120 है, तो आप क्या करेंगे 90/120 गुणे 100 कर देंगे। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए फिर वही पूछा है, अब इसमें लेकिन दूसरे ढंग से पूछ दिया है कि S2 S5 से कितने प्रतिशत अधिक है, S2 S5 से कितने परसेंट अधिक है। ठीक है, 99 नंबर। तो भाई S2 कितना है, तो S2 तो आपका 210 है, टोटल जूता S2 में कितना है 210, और S5 में अगर आपसे पूछे तो 60 है। कितना है, 60 है। अब दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो 150 का डिफरेंस है। ठीक है, ये जो 150 अधिक है ये किस पे अधिक है, 60 पे अधिक है। अब परसेंटेज चाहिए तो 100 का गुणा, तो लगभग 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, इसको काटेंगे तो लगभग आपका आ जाएगा 250%। कितना, 250%। कितना आ जाएगा, 250%। अंतिम क्वेश्चन देख लेंगे। अंतिम क्वेश्चन आपको दिया है कि S2 S1 प्रकार के जूतों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। S2 S1 प्रकार के जूतों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो भाई S1 कितना है बताइए। तो S1 आप देखे थे जो जूतों की संख्या थी, S1 में 220 था, S1 में 220 था, और S2 में, तो S2 में 210 था। कितना था, 210 था। अब देखिए S2 में 210 हो गया, S1 में 220 हो गया, तो ये जो कमी आ रही है वो कितने की आ रही है, तो कहेंगे 10 की कमी है। अब ये जो कमी हो रही है तो किस पे हो रही है भाई, 220 पे ना कमी हो रही है, तभी ना 210 हुआ, 10 कमी होके, तो 220 पे हो रही है, गुणे 100। ठीक, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 100/22 हो जाएगा, 4.54 के लगभग ये क्या होगा, इसका आंसर बनेगा। क्या बनेगा, 4.54। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ये पहला जो है आपका UP SSSC पेट का जो है क्या था, पहला टेस्ट पेपर था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जा करके उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।